साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राशन को लेकर पीडीएस डीलर और लोगों के बीच गहमा-गहमी शुरू। उपभोक्ता के बीच खराब चावल की आपूर्ति को लेकर हुई मारपीट। शिकायत देने के बाद पुलिस छानबीन में जुटी। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 अपहरणकर्ता युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपहरण हुए बच्चे को भी किया बरामद। कोरोना संकट के साथ बेमौसम बरसात ने किसानों की तोड़ी कमर। खेतों में पकी फसल बारिश से हुई बर्बाद। किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। और लातेहार पुलिस ने परिवहन विभाग के साथ चलाया चेकिंग अभियान। मनिका विधायक ने सीएम को लिखा पत्र, कहा ऑनलाइन हो चालान वसूली। एक और जहां सरकार इस लॉकडाउन में सभी लोगों को पीडीएस के माध्यम से राशन उपलब्ध करवा रही है, तो वहीं लोगों और पीडीएस डीलर के बीच झड़प के काफी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला पटना के बेहटा से सामने आया है, जहां राशन को लेकर पीडीएस डीलर और उपभोक्ता के बीच खराब चावल की आपूर्ति को लेकर मारपीट हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी लोगों को बेहटा रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया। इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से बेहटा थाने में लिखित शिकायत देने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। इसी कारण मारपीट हुआ। कौन डीलर कौन है? डीलर है राम बाबू यादव। क्या 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 बोल रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? चावल खराब दे दिया था, सबको चावल बदला। हम बोले कि चावल बदल दीजिए, तो बोला कि नहीं बदलागा, जबकि चावल हम देख कर आए थे नीमन। अब बच्चा लोग के साथ मेरा चावल बदल दिया और ऊपर से गया तो बोला कि चावल नहीं बदलागा, जो करना होगा जो खाना होगा जो खा लेना। और ऊपर से बच्चा को दूसरा मार दिया, ऊपर से गाड़ी गिरा सब करने लगा। मामला वही आगे पीछे कि हमरा पढ़े सबके मध्य सबके बाद में दी है, यही बात से झगड़ा हुआ था। कितने लोग आज घायल हुए हैं मारपीट में? 2 आदमी आपके तरफ से। आप दूसरा पक्ष की तरफ से कितना घायल है, कोई जानकारी है उसमें? ना, वो सब घायल कहाँ है, तन हल्का फुल्का लगा है सब घायल। विवाद क्या हुआ था? विवाद हुआ था राशन लगने, चावल लगे कि चावल हमरा ऐसे दे दो, उकर फिर करके घर ले गया, फिर लेके फेरा, फिर ले गया, फिर लेके फेरा। खराब राशन को लेकर? अरे राशन खराब ना है सर, हम लोग तो पीरी छोड़ दिए हुए हैं। पटना से अनिल कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, इस बीच सरकार प्रशासन के तमाम दावों के बीच भी पीडीएस डीलरों की मनमानी सामने आ रही है। ऐसे में ये झड़प कैसे इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां मारपीट हो गई? चलिए अनिल से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए किस तरीके से पीडीएस डीलरों की मनमानी सामने आ रही है। और ये झड़प का मामला सामने आया, जहां पर राशन को लेकर पीडीएस डीलर और उपभोक्ता के बीच खराब चावल की आपूर्ति को लेकर यह मारपीट हो गई। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जख्मी लोगों को बेहटा रेफरल अस्पताल में भर्ती भी करवाया। वही मामला दोनों पक्षों की तरफ से बेहटा में लिखित शिकायत देने के बाद पुलिस अब छानबीन में जुट गई है। लेकिन इस बीच देखिए जिस तरीके से लोगों को राशन मुहैया कराने के लिए पीडीएस डीलरों की तैनाती होती है, लेकिन लॉकडाउन के बीच कहीं ना कहीं ये पीडीएस डीलर भी अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ फिर से हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, क्या ताजा जानकारी मिल रही है, कैसे ये झड़प हुई? जी देखिए आदर्श, मैं बता दूं आपको कि लगातार जिस तरह से चलिए तकनीकी खराबी के चलते अनिल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच लोगों के बीच गहमा-गहमी चल रही है और इसी को देखते हुए ये झड़प हो गई। झड़प इतनी बढ़ गई कि वहां पर इतना मामला बढ़ गया कि मारपीट हो गई। और इसमें देखिए किस तरीके से कुछ लोग जख्मी। और उधर मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोतिहारी नगर से एक महिला और 2 अपहरणकर्ता युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने अपहृत बच्चे को भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि इंटर की परीक्षा दे चुके दोनों अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को फ्रूटी पिलाने का झांसा देकर पूर्वी चंपारण के दरपा थाना बाजार से अपहरण कर लिया था और मोतिहारी नगर के आजाद नगर मानसपुर स्थित किराए के मकान में छिपाकर रखा था। साथ ही अपहरणकर्ताओं ने बच्चे के पिता को फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की थी। इधर
पुलिस को अपहरण की सूचना मिलने पर दरपा थाना और मोतिहारी नगर थाने ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं अपहरणकर्ताओं ने एसपी को बताया कि आगे की कार्रवाई जारी रखने के लिए उन्होंने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल उन्होंने ये बताया कि आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए अपहरण की वारदात को अंजाम दिया है। सायंकाल दरपा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक 7 साल के बच्चे किशन कुमार की फिरौती के लिए अपहरण की घटना घटित हुई थी और उसके बाद उसमें एसडीपीओ रक्सौल और इंस्पेक्टर छोड़ा दानो टेक्निकल सेल के जितने भी पुलिसकर्मी हैं और विभिन्न थानाध्यक्षों को टीम के माध्यम से इस कांड के उद्भेदन के लिए लगाया गया था और आज 3 बजे के आसपास ये बच्चा बरामद कर लिया गया सकुशल। मोतिहारी संवाददाता अरुण कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उसको साइकिल से ही लेके चले आए और इस बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देखिए, अरुण से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए अपहरण की इस वारदात को अंजाम दिया गया है और फ्रूटी पिलाने का झांसा देकर पूर्वी चंपारण के दरपा थाना बाजार से अपहरण कर लिया था। उसके बाद आजाद नगर मानसपुर स्थित किराए के मकान में छिपाकर रखा था। इस बीच 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की थी। वहीं कोरोना संकट के साथ बेमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। खलिहानों तक आने के लिए खेतों में पकी तैयार फसल भीग कर खराब होने के कगार पर आ गई है। आपको बता दें कि क्षेत्र में रुक रुक कर लगातार हुई बेमौसम बारिश से हजारों एकड़ जमीन में लगी रबी की फसलें बर्बाद हो गई हैं। दूसरों के लिए अन्न उत्पन्न करने वाले किसानों के सामने आज अपने लिए अनाज की समस्या उत्पन्न होती नजर आ रही है। नुकसान हुआ है, गेहूं जम रहा है, चना बहुत ज्यादा क्षति चना है, कारण चना पानी बर्दाश्त नहीं करता। गेहूं तो कुछ हद तक बर्दाश्त करता है, लेकिन वो भी 85% लगभग लाखों का नुकसान है और मेरा ही नहीं हर एक किसान का नुकसान है। वर्षा से हम लोग को बहुत क्षति हो गया है, खाने को कुछ अनाज पानी कुछ नहीं बचा है, गेहूं की पूरा बर्बाद हो गया है, गेहूं मटर सब बर्बाद हो गया है। तो क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि कुछ देखे हम लोग को भी। वर्षा पड़ने से फसल भी नहीं कटी है, जो कटा है पुल्ला सब वैसे ही नहीं मंजनी हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग आपको? सभी किसान को लगभग 50 एकड़ से ज्यादा हो गया। वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन है और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही जा रही है, पर बख्तियारपुर सब्जी बाजार में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही थी, जिसे देखते हुए बख्तियारपुर पुलिस प्रशासन ने बाजार को खाली करवा दिया। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर बीच बाजार में सरकारी अस्पताल होने के कारण अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों और वाहनों के साथ साथ साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अस्पताल के द्वारा बार बार ये कहा जाता था कि यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ लगी रहती है और यहाँ पे मरीजों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी और अभी लॉकडाउन के कारण कोरोना संदिग्ध मरीजों का आने जाने का सिलसिला यहाँ लगा रहता है, जिसके कारण ये संक्रमण ज्यादा न फैले, इसलिए भीड़ भाड़ को कम करने के लिए यहाँ जो अतिक्रमण किए हुए थे लोग अस्पताल के। कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त पूरे विश्व में चिंता की बात है। वहीं भारत में भी यह संक्रमण धीरे धीरे फैलता जा रहा है। इस बीच लॉकडाउन लागू है और लॉकडाउन के बीच लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, लेकिन आम हो या खास सभी लोग इसमें मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं। ऐसे में पार्टियां भी मदद के लिए सामने आ रही है। इस बीच झारखंड सरकार भी अपनी ओर से झारखंड के असहाय लोगों और दूसरे राज्यों में मदद पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। इस दौर से देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की झारखंड इकाई भी जरूरतमंदों की मदद में जुटी हुई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है।
पर इसके बाद भी कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में कोरोना के लगभग 29,500 मामले सामने आए हैं। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो यहाँ कुल 76 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। देश और राज्य की सरकार अपने अपने स्तर से जरूरतमंदों को मदद पहुँचा रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। अगर हम झारखंड की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस ने कोरोना संकट को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके जरिए जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई जा रही है। ये कंट्रोल रूम 3 अप्रैल से लगातार काम कर रहा है और अब तक 1 लाख लोगों को मदद भी पहुंचाई जा चुकी है। पार्टी के अनुसार कंट्रोल रूम में आए दिन फोन कॉल के जरिए करीब 25,000 लोग और सभी जिलों के जरिए करीब 1 लाख लोगों को अब तक राहत पहुंचाई गई है और राज्य के हर जिलों में कंट्रोल रूम के माध्यम से खाद्य सामग्री और पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। से यहाँ पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई और देश भर में प्रदेश के मुख्यालयों में इस तरह की कंट्रोल रूम बनाए गए सोनिया गांधी जी के आदेश पर और हमारी जिम्मेवारी यहाँ ज्यादा थी क्योंकि हम यहाँ सत्ता पक्ष में हैं। हमारे जो कांग्रेस के मंत्री हैं वो माननीय रामेश्वर राव जी खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। यहाँ से भी हम लोग लाखों लोगों को 1 लाख से ज्यादा लोगों को साधन सुविधा इस संकट की घड़ी में दिलाने का काम किया। जो वंचित थे उनको राशन दिलाने का काम किया। सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचाने का काम किया। झारखंड कांग्रेस प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों को भी मदद पहुंचाई जा रही है। इसके लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने सभी प्रदेश के अध्यक्षों को मदद के लिए पत्र लिखा है, जिससे दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों को मदद मिल रही है। इसके साथ साथ पार्टी प्रवासी लोगों के वापस लौटने के बाद मदद देने की भी तैयारी चल रही है। 32,000 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद पहुंचाई और पूरे राज्य में अगर देखें तो 1,25,000 से ज्यादा लोगों को हमने मदद पहुंचाई। मदद में ज्यादातर पहले तो राशन के लिए लोग कहा करते थे तो वो राशन उपलब्ध कराते, कहीं पर अगर दवाइयों की जरूरत है तो वो दवाइयाँ उपलब्ध कराते। कई जगहों पर ऐसा भी कहा गया कि हम 14 दिन क्वारंटाइन में रह रहे हैं, हमको घर जाने दिया जाए, तो अथॉरिटी से बात करके उनको घर वापसी में मदद करते हैं। और अब जो फोन कॉल्स आ रहे हैं वो ज्यादातर प्रवासी मजदूरों को आ रहे हैं कि हम जब वहाँ आएंगे तो आप हमारी सहायता करें। तो ऊपर वाले ने इस महामारी के दौर में हम तो मनाते हैं ईश्वर से कि हमें शक्ति दीजिए कि हम जनता की सेवा कर सकें। कांग्रेस के अनुसार उनकी पार्टी संकट के समय में आम लोगों की मदद के लिए हमेशा से आगे रहती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता की यही सोच होती है कि संकट में पीड़ितों की मदद कैसे की जाए। प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव भी यही मानते हैं कि सरकार की तरफ से तो आम लोगों को मदद मिल ही रही है। इसके साथ साथ पार्टी भी अपने स्तर से जरूरतमंदों को मदद दे रही है और आगे भी देती रहेगी। कांग्रेस ने जो किया है सोनिया जी की सोच, राहुल जी की सोच के आधार उन्होंने देखा कि लोग अभी तकलीफ में हैं। देखिए शुरू से ही कांग्रेस संकट के समय में लोगों के साथ दिखती है, आज भी दिख रही है। ये सोच हमारे बड़े नेता सोनिया जी की, राहुल जी की है और बड़े नेता हैं उनकी भी है, सबके इसमें सोच शामिल है कि संकट के समय देखिए सरकार दे रही है। मान लीजिए 95 लोगों को खाद्यान्न दी, 5 लोग बचे रहे, तो हमारा दायित्व है, कांग्रेस पार्टी का दायित्व है कि हम उन 5 लोगों को भी खाद्यान्न बांटे और उसको भूखा नहीं रखें। वही हम कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ दिख रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। जो जरूरतमंद हैं, सरकार की सहायता अगर नहीं पहुंच पा रही है तुरंत, तो हम उनको तुरंत पहुंचाएं। झारखंड कांग्रेस लॉकडाउन में कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार जरूरतमंदों को मदद पहुंचा रही है। पार्टी के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर 3 मई तक इसको जारी रखने की सहमति बनी है। इस महामारी के दौर में जिस तरीके से कांग्रेस जरूरतमंदों की मदद कर रही है,
जरूरत है बाकी के दूसरे राजनीतिक दल भी इससे सीख लेते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। रांची से कैमरा सहयोगी कुणाल के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। मौका राजनीति का नहीं बल्कि इस लॉकडाउन के बीच गरीब लोगों की मदद करने का है, सबके साथ आने का है। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए साधना प्लस। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग की सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। भारत से लगने वाली नेपाल और भूटान की सीमा पर सुरक्षा के लिहाज से जहां एसएसबी की तैनाती की गई है, वहीं सशस्त्र सीमा बल की तैनाती के बावजूद सीमा से रात में मवेशियों की तस्करी की बातें लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी सीमा पर शराब की तस्करी भी की जा रही है। हालांकि इस वजह से पुलिस के साथ साथ सशस्त्र सीमा बल की भूमिका पर भी आम लोग उंगलियां उठा रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता। यह तो यहाँ की परंपरागत चीज है। आज से नहीं, वर्षों से यह क्रम जारी है। तब एसएसबी थे अथवा नहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी उसी रफ्तार में शराब की तस्करी होती है और मवेशियों का आवाजाही दिन और रात पता नहीं किस तरह उन लोगों को जाने की इजाजत मिलती है। यह सर्वथा आश्चर्यजनक। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर अन्य जिलों से लगने वाली पटना जिले की सारी सीमाएं सील की जा चुकी हैं। इसके बावजूद भी अगर पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल स्थित सती स्थान शमशान घाट में शव जलाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो और अन्य जिलों के लोग वाहनों में भर भर कर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में कोरोना का भय होना लाजमी
है, और क्योंकि ये सब वही जिले हैं जहां कोरोना संक्रमण ज्यादा है। आपको ये भी बता दें कि उत्तरायण गंगा के तट पर बसा बाढ़ का सती स्थान शमशान घाट सदियों से गया, नवादा, नालंदा और शेखपुरा समेत कई जिलों के लोगों के लिए मोक्ष प्राप्ति का केंद्र बिंदु रहा है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के बीच इस पर प्रतिबंध नहीं लगना सवाल खड़े करता है। हाँ जी, रोज आती है। रोज आती है। कोई प्रशासनिक रोक नहीं है। कोई प्रशासनिक रोक। कितने के संक्रमण जाते हैं? 20, 25, 30, 400 आते हैं। लास्ट आ जाते हैं। हाँ जी। काफी चेक से कौन जिला में पड़ता है? नवादा जिला में। एक गाड़ी में इतने लोग बैठे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है? कितना आदमी इसमें कितना आदमी लिए? 22 लोग। 22 आदमी को एक वाहन में लेके आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है? कहीं रास्ते में रोक तो नहीं है इस गाड़ी का? काशी चेक बोले थे। काशी चेक कौन जिला में पड़ता है? पड़ जाता है नवादा जिला के बॉर्डर पर है। नवादा जिला के बॉर्डर पर। क्या लेके आए हैं इसमें? इसमें तो बूढ़ा गुजर गए हैं। अच्छा, लास्ट लेके आए। क्या नाम है आपका? विजय सर। विजय सर। कितने आदमी इसमें लेके आए? आदमी था मैं 20 से 22-23 में ये होगा, ज्यादा नहीं। एक तरफ जहां लॉकडाउन के दौरान सरकार आम लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए सरकार की इस अपील का कोई महत्व नहीं है। ऐसा में देखने को मिला जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री गंगा उद्वह परियोजना का कार्य शुरू कराने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि मारपीट में 7 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मोकामा पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की छानबीन में भी जुट गई है। वहीं घटना की खबर पाकर डीसीएलआर, बीडीओ और सीओ ने हालात का जायजा लिया और प्रोजेक्ट का कार्य तेज करने को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। यहाँ पर जो गंगा उद्भव योजना का बेस प्लांट यहाँ बनाया जा रहा है, जहाँ से त्यागी बाबा इंटरप्राइजेज को दिया गया है इन लोगों के द्वारा काम। कल पता चला है कि कुछ असामाजिक तत्व आके उन लोगों के साथ जबरदस्ती किए हैं, उन लोगों के साथ मारपीट किए हैं। इसकी सूचना हम लोग को मिली है और उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है और आगे प्रोजेक्ट आराम से चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए हम लोग करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक टिकट की व्यवस्था हो जाए, पुलिस टिकट की व्यवस्था। एक तरफ जहां केंद्र और राज्य सरकार किसानों को हर संभव मदद करने के लिए आगे आ रही है, तो वहीं पुलिस प्रशासन के रवैये से नालंदा जिले के किसान काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। किसान इतने डरे हुए हैं कि वो लोग रात के अंधेरे में ही सब्जी तोड़ रहे हैं। वहीं किसानों का आरोप है कि दिन में सब्जी तोड़ के मंडी ले जाने और सब्जियों को बेचकर दौरान पुलिस के द्वारा कोरोना बंदी का हवाला देकर पिटाई की जाती है, जिसके कारण किसान पुलिस से बचने और अपने घर का खर्च चलाने के लिए आधी रात को ही अपनी फसल तोड़ने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले किसानों द्वारा सब्जी बेचकर लौटने के दौरान पुलिस द्वारा उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई थी और इसके विरोध में किसानों ने सड़क जाम कर आगजनी भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने लहेरी थाने में 53 नामजद समेत सैकड़ों किसानों के ऊपर केस दर्ज करा किसानों की आवाज को दबाने का काम किया था। उसका डर इन सब किसानों को अब तक सता रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन द्वारा केस वापस नहीं लिया जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। मतलब इतनी रात को तोड़ने का कारण क्या है? प्रशासन दिन में तंग करता है, मतलब 6 बजे के 5 बजे के पहले करेला बेच करके लौट जाना है। हमरे मर्दाना बेटा जाता है बेचे, प्रशासन उधर लाठीचार्ज करता है, तो इसलिए हम रात के करेला तोड़ रहे हैं कि मार नहीं खाएं, सवेरे बेच कर घर लौट जाए। इसका कारण है कि अगर रात में हम नहीं तोड़ेंगे, सब्जी बेचकर मंडी से आते वक्त प्रशासन का बहुत उपद्रव रहता है। क्या करती है प्रशासन आपके साथ? प्रशासन हम सबको पीटती है। किस लिए? सब्जी लेकर लेट से लौटने पर।
मतलब कि कोरोना वायरस को लेकर? बंदी को लेकर यही है कि मतलब रात में सब्जी तोड़ना पड़ता है, इसलिए कि कार्रवाई के कारण किसान को रात में ही सब्जी तोड़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार सब्जी बेचने के क्रम में FIR और क्या चीज पर मतलब केस ला दे गए। उसके डर से जो है किसान जो है सुबह रात में ही सब्जी तोड़ते हैं और सुबह एकदम रात ही में सब्जी बेचने के लिए मजबूर है। इससे कि ही जावने पौने गाँव में सब्जी का रेट मिलता है, जैसे तैसे सब्जी बेचा जाता है, किसान मजबूर है। सब्जी रात में मेन रूप से हम लोग 12 से 1 बजे सब्जी तोड़ने के लिए लाचार हो जाते हैं। लाचार होने के कारण ये है कि हमारा मंडी में सब्जी को 5 बजे बेच के लौटना पड़ता है। 5 से 6 के बीच में हमको लौटना पड़ता है, इसीलिए कि हम लोगों का सब्जी तो बिक जाता है, बेच के हम लोग रख के चले आते हैं और हम लोगों का पुर्जा बाद में पैसा बाद में देने के लिए बुलाया जाता है, तो बाद में वो मंडी वाले घर पहुंचा देते हैं। लेकिन हमको आते समय रास्ता में किसान भाइयों को इस तरह से जलील किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, और उसको गलत में बाइक से बेचारा गया सब्जी लेके, ठेला नहीं चल। जाहिर तौर पर कोरोना के बीच किसानों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस से भयभीत होकर किसान रात में ही फसल तोड़ रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस। दीदी ये देखो, नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की कैरेट ज्वेलरी सेंटर स्टेज मॉल सेक्टर 18 नोएडा की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर इस मुश्किल समय में आप अपने सोना खरीदने के लिए हमें हमारे नंबर 9654137254, मैं रिपीट कर रहा हूँ 9654137254 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार के सोना खरीदने व बेचने की जरूरतों के लिए हमें हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। हम आशा करते हैं आप और आपका परिवार आगे भी स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं जोश और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर यूपी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ मिलकर की बैठक। ब्रेक के बाद लिए गए अहम फैसले। प्रयागराज से प्रतियोगी छात्रों को कुशीनगर ले जाने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में की चर्चा। लॉकडाउन के खुलने पर हुई चर्चा। मंत्रियों ने रेड जोन और ग्रीन जोन के आधार पर लॉकडाउन से राहत देने का दिया सुझाव।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए यूपी में एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल अध्यादेश जारी, लॉकडाउन तोड़ने या थूकने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने की पीसी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और निदेशक सूचना शिशिर रहे शामिल। पीसी में दी जानकारी, चिकित्सा विभाग की समीक्षा, 52,000 बेड की जाएगी व्यवस्था। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने पीसी की। इस दौरान प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और निदेशक सूचना शिशिर रहे शामिल। आपको बता दें, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए यूपी में एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल अध्यादेश लाया जाएगा। वहीं सीएम योगी का निर्देश है कि कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यादेश के साथ ही समीक्षा बैठक की गई, जहां मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि 52,000 बेड की व्यवस्था की जाएगी। टेस्टिंग को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा औद्योगिक इकाई को चालू कर दिया जाएगा। नोडल अफसरों को फोन से बातचीत कर कार्य करने का आदेश दिया जाएगा। साथ ही ईंट भट्टों का कार्य तेजी से चलाने का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया। तो अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने पीसी में महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि टेस्टिंग को व्यापक स्तर से बढ़ावा देने की बात की गई, पूल टेस्टिंग को बढ़ावा देने की बात की गई। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की बात करें तो 52,000 बेड की व्यवस्था करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज बैठक में दिया गया, जिसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जी ने पीसी के माध्यम से दी। चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने आज आदेश दिया कि प्रदेश में L1, L2, L3 डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों की क्षमता विस्तार करके 52,000 नए बेड की व्यवस्था की जाए। इन 52,000 का ब्रेकअप यह